अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। देखिए हम लेट नहीं हुए, हम तो आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद है आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं इमरान हसन और ये भी उम्मीद है कि आप आज के दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और ये दुआ आपके साथ है कि अल्लाह करे आज का दिन आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में से हो। आई मीन जो भी टारगेट्स आपने सेट किए वो पूरे हों। उम्मीद है कि वीकेंड अच्छा गुजरे और वीक गुजारने के लिए आप तैयार हैं। हमारी तरह उदास चेहरों के साथ नहीं है। बिल्कुल तैयार है। वीकेंड के बाद वैसे बड़ी चढ़ाई होती है। आप कहते हैं ना वीक मिड में चढ़ाई होती है, वो कहते हैं ना वीक शुरू होते हैं चढ़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली वीकेंड के बाद इस मौसम के अंदर बहुत सुस्ती हो रही होती है और ये वेदर वैसे ही बड़ा सुस्त होता है, क्योंकि जब ट्रांजिशन हो रही होती है इस वेदर की गर्मी से सर्दी की तरफ, तो अब तो मुझे लगता है दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर आने वाला है। लेकिन ठंड इस तरह से नहीं है और लेकिन ड्राई किस्म की सर्दी है। बच्चों की जरूर हिफाजत करें। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कफिंग कर रहे हैं, उनको कफ हो रही है, उसके साथ साथ गले तो हम सबके ही खराब हैं, मतलब किसी का ठीक है नहीं। सो बी वेरी केयरफुल, हैव अ वेरी नाइस डे। अच्छे से एक स्माइल के साथ दिन का आगाज करें और अगर आपके भी रास्ते में कोई अंडरपास या फ्लाईओवर पड़ता है जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो पहले से टाइम मैनेज करके घर से निकलें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है और दो के रूट थोड़ा सेटल हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा ट्रैफिक मिलता है कि आप परेशान होते हैं कि आप टाइमली पहुंच पाएंगे या नहीं। तो इज राइट कि घर से 10-15 मिनट का मार्जिन लाजमी रखेंगे, आप ट्रैफिक में फंस सकते। चलें जी, अब शुरू करते हैं हम कुछ अपना काम असल में, और वो है आप तक मुख्तलिफ अपडेट्स पहुंचाना। सबसे पहले हम क्रिकेट की और अच्छी खबर से आगाज करते हैं। अंडर 19 एशिया कप आपको पता है जारी है। पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन भारत को हराया और क्या कमाल हराया। 8 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। इवेंट में लगातार दूसरी फतह भी हासिल की। अजान वैस शानदार सेंचुरी करके प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। इसी तरह मोहम्मद जीशान द टॉल गाय, उन्होंने तबाहकुन फास्ट बॉलिंग की, उनके चर्चे हो गए हैं। भाई पूरी दुनिया उनका नाम ले रही है कि ये लड़का कहां से आ गया। दुबई में खेले गए इस मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने भारतीय बॉलिंग लाइन के बखिए उधेड़ दिए, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। 260 रन का ही हदफ था जो कि बासानी 47 ओवर्स में अबूर कर लिया गया और सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं इनका ताल्लुक सियालकोट से है। अजान उवैस, उन्होंने एक बार फिर शानदार खेल पेश किया और 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और इसमें 10 चौके इस इनिंग्स के अंदर शामिल थे। अजान बिल्कुल कराची से जबकि ताल्लुक रखने वाले जो कप्तान है साद बेग 68 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहजेब खान ने 63 रन जो कह रहे उसमें स्कोर किए। इनसे पहले बैटिंग मिलने की दावत में भारत की जानिब से जो उनके आदर्श सिंह है वो 62 और कप्तान उदय सहारन ने 60 रन स्कोर किए, जबकि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद जिशान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सो लिहाजा ओवरऑल कौमी टीम के जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उनके जो भाई हैं उबैद शाह और आमिर हुसैन ने 2-2 विकेटें हासिल की और पाकिस्तानी टीम आखिरी ग्रुप मैच में 12 दिसंबर को इसी वेन्यू पर अफगानिस्तान का मुकाबला करेगी। लेकिन कल अंडर 19 टीम की जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से जो रवायती हरीफ हम इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वैसे नसीम शाह साहब के भाई की भी बड़े चर्चे हैं कि वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं। सो लेट्स होप कि ये नसीम शाह वाला ही एक हमें बॉलर इनके भाई के अंदर भी नजर आ रहा है, तो फ्यूचर में वो हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बड़ी अच्छी खबर है जी, हम बहुत खुश हैं रवायती हरीफ को हराने के लिए। चले बड़े नहीं तो छोटों ने हरा दिया, किसी ने तो हरा दिया और बहुत अच्छा हराया। बड़ी प्रॉमिसिंग विन थी, बड़ा टारगेट था और इसको बड़े तरीके से उन्होंने चेज किया। जबरदस्त बॉयज, वेल डन। इससे पहले हम आगे बढ़े, क्रिकेट की एक और खबर है, वो पीएसएल के हवाले से है। पीएसएल के वेन्यूज के बारे में आपको पता है बड़ी खदशात भी थे और बहुत रिजर्वेशंस भी थी फ्रेंचाइजीज की। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है वो पीएसएल के वेन्यूज के हवाले से है और पीएसएल की ड्राफ्टिंग के हवाले से है। शायकीन को ये खुशखबरी मिल गई है। जो 9 के पीएसएल 9 के तमाम मैचेस हैं 9th एडिशन के, वो पाकिस्तान में होंगे, दुबई में नहीं होंगे। ऐलान इसका जल्द मुतवक्के है। फ्रेंचाइजीज की जो तजावीज़ थी इनको मद्देनजर रखा गया है और पीएसएल के नवे एडिशन के मैचेस के वेन्यूज पाकिस्तान में ही अमला रखने का फैसला किया गया। पहले बात हो रही थी कि शायद कुछ छुट्टियां मुट्टियां बनाने लोग दुबई जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कराची मेजबानी करेंगे। पेशावर ज़ल्मी भी पेशावर में मैचेस कराने का इशारा दे चुकी है। ताम पीएसएल की जो पीसीबी है सॉरी इनफैक्ट, और पीएसएल कराने के हवाले से पेशावर को वेन्यू लिस्ट में शामिल अभी तक नहीं किया गया। और जो प्लेयर ड्राफ्ट की इमरान ने बात की है उसकी तकरीब 13 दिसंबर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में होगी। सो पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है। उसके हवाले वैसे जितनी ड्राफ्टिंग की खबरें मुझ तक आ रही है ना, मैं रह नहीं पा रहा, इसलिए अब सॉरी मैं बता रहा हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस दफा जो टीम बन रही है, शाहीन शाह अफरीदी ख्वाब मत देखिए इस ट्रॉफी को घर में रखने का, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीलिंग है। क्योंकि बहुत तगड़ी टीम, 2 बड़ी अच्छी इंडक्शंस हो गई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। इमाद हैं, नसीम हैं, तो मुझे लगता है
back. It's going to be amazing PSL for the team. So देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है, मजीद आपको आगाह भी करते रहेंगे जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आती हैं। फिल वक्त बढ़ते हैं, ज़रमला ऑलवेज सेज देयर इज अनदर मैच जो कि खेला जाता है पाकिस्तान की सियासी पिच के ऊपर, उस पर कौन कितना स्कोर करे आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर में। इंतखाबात के मैच का पंडाल तकरीबन सज चुका है, तकरीबन 2 माह बाकी हैं। सियासी गहमा गहमी है वो बढ़ती चली जा रही है। जोड़ तोड़ के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातें सरगर्म नजर आ रही हैं, मगर ज़्यादातर जो सियासी कारकुनान है और रहनुमा है नून लीग की तरफ रुख किए हुए और नून लीग में शमूलियत अख्तियार करते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नून लीग की जो कह लेना एक हवा चल रही है, आम इंतखाबात में नून लीग फिर इक़्तिदार में आएगी या नहीं, इसका फैसला तो इंतखाबात के बाद ही होगा। लेकिन नून लीग की जो लाहौर में पार्टी टिकट के हवाले से होने वाले इजलास में नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम नजरों से ओझल लेकिन दिल के बहुत करीब रहे हैं, अपने किसी दोस्त साथी को भूला नहीं, हमेशा याद रखा है और आज भी दुआ है कि अल्लाह इस कौम को मुश्किलात से निकाले। नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ अगर मुल्क को ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पहले लोड शेडिंग का मसला था, अब पीटीआई हुकूमत ने जो बिजली की कीमतों का भी मसला पैदा कर दिया था, आज गरीब आवाम की सारी तनख्वाह बिजली के बिल पर लग जाती है। लेकिन क्या ये जो नून लीग मजलूमियत का बयानिया आवाम में मकबूल करने की कोशिश करिए, क्या आवाम इसको बाइक करेगी या नहीं, या बिलावल भुट्टो के नून लीग पर जो तनकीदी वार हैं उससे उनको कुछ डैमेज होगा नहीं आने वाला? तनकीदी वार का आप जिक्र कर रहे हैं, पीटीआई और पीपीपी इस वक्त दोनों नून लीग की मुखालिफत में हैं। देखना ये सूरत हाल के जाती। कल वैसे बिलावल ने कहा कि एक जेल से निकलने के लिए दूसरा जेल से बचने के लिए सियासत करे और इलेक्शन लड़ रहा है। मसला ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं, हम जरा अपने तबसरों को महदूद करते हैं और इसको जरा खान साहब पे छोड़ते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और गुड मॉर्निंग उर्मिला और गुड मॉर्निंग इमरान। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। हमने थोड़ा सा ही इंट्रो दिया, आजकल कुछ मुख्तलिफ होता नहीं है, मुख्तसर कहें एक लाइन में तो बस लफ्ज़ों के वार होते हैं, लफ्ज़ों के तीर होते हैं, एक तरफ से चलते हैं दूसरी तरफ जाते हैं। कल जो बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी है वो इस वक्त माइल करना चाह रहे हैं सभी ताकतवर हलकों को अवाम समेत कि वो उनकी तरफ देखें और उनको पावर के अंदर लेकर आए। उनकी स्पीच को आप कैसे देखते हैं और ख़ासतौर पर ये तनकीद जो उनके अपने ही बिल्कुल रिसेंट पास्ट के तहादियों के ऊपर है, नून लीग के ऊपर है? देखिए, बिलावल साहब की और उनके वालिद जरदारी साहब की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा फर्क है। जरदारी साहब सिर्फ जो जोड़ तोड़ की सियासत है, जो पार पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद किस तरीके से पीपल्स पार्टी को अच्छी जगह बना सकती है और क्या ले सकती है। लेकिन जो बिलावल हैं वो जाहिर है यंग हैं और कुछ ना कुछ वो अपने ग्रैंडफादर की, भुट्टो की और माँ की, बेनजीर साहिबा की लेगेसी कैरी करना चाहते हैं। तो उनकी नजरें थोड़े अवाम पर भी हैं और अवाम के दिल पर भी हैं और वो कुछ ऐसा नैरेटिव लाना चाह रहे हैं जिससे अवाम उनकी तरफ मुतवज्जे हों और उनके वोट बैंक में भी इजाफा हो। तो इसी में आपको थोड़ा कंफ्लिक्ट भी नजर आ रहा है और इसलिए आप वो देखते हैं कि वो थोड़ा कन्फ्रंटेशनल स्टाइल उनका पॉलिटिक्स का आया है। और जब भी अवाम की तरफ पीपल्स पार्टी जाने की कोशिश करेगी तो उसके जो बुनियादी हरीफ हैं, खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज, उसके साथ उसको एक कन्फ्रंटेशन का स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक तो आइडियोलॉजिकल उसके साथ काफी डिफरेंस रहा है, आपस में इनके वोट मिक्स नहीं होते और फिर उसके साथ साथ इनकी हिस्ट्री भी है एक कन्फ्रंटेशन की। और अगर उन्होंने वोट बैंक पंजाब में बनाना है तो उनका वोट बैंक एंटी नवाज वोट बैंक है, प्रो नवाज वोट बैंक तो उनको मिल नहीं सकता। और इस वक्त सूरत हाल पीपल्स पार्टी का जो अलमिया है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की अपनी कोताहियों की वजह से एंटी नवाज वोट पीटीआई की तरफ जा चुका है। तो इस वक्त उनके पास एक मौका है कि अगर वो एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करें तो शायद जो एंटी नवाज वोट बैंक है इस वक्त पीटीआई के जो हालात हैं उनकी वजह से और उम्मीदवारों के ना होने की वजह से, कुछ मायूसी की वजह से उनकी तरफ आए, ये एक उम्मीद है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबल स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से वो इस तरह का बयानिया लेकर ठीक है। ठीक हो गया। ज़ैगम से दूसरी जानिब आपने जिस तरह से बयाने की बात की है, नून लीग, कल हम नवाज शरीफ साहब की भी एक स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम किसी को भूले नहीं है, पिछली हुकूमतों ने जो किया, अब शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को संभाला। अब ऑब्वियसली पब्लिक को भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं और ऑब्वियसली अब आवाम कुछ हद तक समझदार भी हुई है कुछ चीज़ों को लेकर।
क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शंस के अंदर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये जो बयानिया बना रही है अवाम के इंटरेस्ट का, या पहले तो डिस्कशन होती नहीं थी, अब डिस्कशन भी हो रही है, शुक्र है, तो ये बाय करेगी पब्लिक? बहुत मुश्किल है मुस्लिम लीग नवाज के लिए अवाम को ये यकीन दिलाना और ये कहना कि अभी जो हम हुकूमत करके गए हैं 1.5 साल, इसको तो आप भूल जाएं, ये तो हम थे ही नहीं। आप वो रबड़ उठाएं जिस तरह बच्चे करते थे ना, और काफी से ये मिटा दें, और आप 5 साल पीछे चले जाएं उसमें जो हमने किया, और 5 साल के आखिरी साल को भी ना देखें जिसमें बड़ी तबाही एक आई। आप उसमें जाएं और पिछले दौरों को याद करें। एक तो इतनी अवाम की मेमोरी नहीं होती, हमारे अक्सर वोटर यंग हैं, पिछले दौरों पर भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अभी जो लोगों ने 1.5 साल में देखा है, जो इन्होंने एक डिजास्टर किया, मतलब किस तरीके से, किसको आप यकीन दिलाएंगे कि पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो डिफॉल्ट से बचाया। वो तो डिफॉल्ट के दाने पर लेकर आ गए थे, और खास तौर पे उसमें जो रोल था वो इसाक डार साहब का था, जो बराह रास्त नवाज शरीफ से हिदायत दे रहे थे। ये इनका जो 1.5 साल था गवर्नेंस के लिहाज से एक बहुत बुरा दौर था, इंतहाई मायूस कुन दौर था। ये ठीक है, सारा कसूर इनका नहीं था, उससे पीछे जो पीटीआई का दौर था, और पीटीआई के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे खास तौर पे शौकत तरीन साहब, उन्होंने काफी नुकसान किया मईशत का, वो नहीं संभाल पाए। लेकिन ये भी तो नहीं संभाल पाए ना। और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो एक दिन में तो खराब नहीं हुए, वो पिछले कई दहाइयों में खराब हुए हैं। उसमें जहां दूसरी पार्टियां मुंतखब और गैर मुंतखब हुकूमतें कसूरवार हैं, वहां पे मुस्लिम लीग नवाज भी उतने ही कसूरवार है। ये जो बिलावल साहब के बयानात हैं, क्या ये सिर्फ विफाक और पंजाब की हद तक उनकी इनसिक्योरिटी है? ज़ैगम खान साहब जिसकी बात वो ये बयान देते हैं, जिसमें वो लाडला भी कहते हैं इनको, और नवाज शरीफ साहब की जानिब इस्टेब्लिशमेंट की नज़र करम की भी बात करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको सिंध का भी खतरा है? चूँकि कल नून लीग की लीडरशिप की तरफ से एक बयान आया कि सिंध में जिसकी भी हुकूमत आई उसके साथ मिलकर काम करेंगे। और आई थिंक आबिद शेर अली साहब की स्टेटमेंट, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि जी बिलावल साहब इसलिए ज़्यादा परेशान हैं, या उनके बयानात इसलिए ये आ रहे हैं क्योंकि उनकी इस दफ़ा सिलेक्शन आसान नहीं है। सिंध के अंदर सिलेक्शन उन्होंने कहा पहले आसान हो जाती थी। इस पर क्या कहेंगे? क्या सिंध के हवाले से भी इस दफ़ा बिलावल को शकूक है कि कहीं गवर्नमेंट चली ना जाए सिंध से भी उनके पास से? मुझे लगता है कुछ वक्त तो पीपल्स पार्टी को थोड़ा खतरा था कि कोई सिंध में कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग ना हो जाए, लेकिन इस वक्त तक तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि उस तरह का कोई काम नहीं हुआ, और सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई राइवल ही नहीं है, किसी ने जगह बनाई ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं किया है। आप अगर पीटीआई को देखें तो इमरान खान साहब ने एक रात भी जो है वो कराची में नहीं गुजारी। आप सिंध के अंदरून तो छोड़ दें, मतलब वो किसी ने उन्हें बताया था कि आप समंदर के करीब रात गुजार लेंगे तो आपको ज़कूटा जन चिमट जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर नवाज शरीफ साहब को देखें, उसी तरह की बेतवज्जी नवाज शरीफ ने की है। तो सिंध का वोटर जो है वो बसों में भर के लाहौर में तो नहीं आएगा ना कि जनाब हमारी बैत कबूल फरमाएं। पार्टी को वहां जाना पड़ेगा ना। जब पार्टियां गई ही नहीं तो सिंध के लोग कैसे आपकी तरफ आए? सिंध तो उसी की तरफ जाएगा ना जो उनके पास मौजूद है, जो अच्छा बुरा काम करने के लिए अवेलेबल है। सिंध में तो खतरा नहीं है। मैं समझता हूँ पीपल्स जो बिलावल भुट्टो हैं उनका सब टारगेट पंजाब है। उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब को विन बैक करें, और ये सारा बयानिया पंजाब के लिए है। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा अहम, मैं मुख्तलिफ आप जैसे एक्सपर्ट से हमारी बात होती है, सीनियर सहाफ़ियों से भी, और ख़ासतौर पे जो इलेक्शन मैकेनिज्म को लोग समझते हैं उनसे जब भी बात होती है, वो इस बात के कायल हैं कि नवाज शरीफ साहब अगरचे के इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स के पास जा रहे हैं, और इलेक्टेबल्स को आशीर्वाद होता है कुछ हद तक अवाम का और कुछ हद तक कहीं और का, और वो इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन डायनेमिक्स आर चेंज, पॉलिटिक्स 2023 की डायनेमिक्स तब्दील हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप परवेज इलाही अगरचे के जेल में है, लेकिन वो एज कम्पेयर टू जो चौधरी शुजात साहब हैं उनकी निस्बत ज़्यादा मकबूल है, ऐसा कहना है लोगों का। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स है, और लोग उसको पंजाब में, पाकिस्तान में जगह ज़्यादा देते हैं। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रैटेजी है 2024 इलेक्शन को लेकर, वो ठीक है? वो ठीक सोच रहे हैं, या हम ठीक सोच रहे हैं कि नहीं उनको चेंज करना चाहिए स्ट्रैटेजी को? देखिए इमरान, पूरा पाकिस्तान बदल गया है। ये जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, या 20वीं सदी की पार्टियां बनकर रह गई हैं। इन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं लाए तो इनका नौजवानों की नब्ज पे हाथ नहीं है। ना इन्होंने लोकल गवर्नमेंट की, ना इन्होंने नीचे तक अपनी पार्टियां लेकर गए। तो ये बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना टाइम वॉप, कि किसी और दौर में ये लोग फंसे हुए हैं और उससे निकलने को तैयार नहीं है। लीडरशिप इनकी देखें तो आपको 70 साल से कम का कोई लीडर ही नहीं मिलता। अगर यंग मिलता है तो वो मिलता है जिसका अब्बा फौत हुआ होता है।
कोई यंग लीडरशिप इन्होंने अपने अंदर इन्फ्यूज ही नहीं की। यंग लीडरशिप पर तो इन्होंने दरवाजे ही बंद किए हुए हैं और इन्होंने कोई 100 डायनेस्टीज बना ली हैं और उन डायनेस्टीज के ही लोग आते हैं, अब्बा मरा तो बेटा आ गया। तो ये चीज नई नस्ल को काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने पार्टियों के अंदर रिफॉर्म नहीं की। इस वक्त अगर इन्होंने हुकूमत बना भी ली, जिस तरीके के हालात हैं उन हालात की वजह से, तो आप देखेंगे कि ये काठ की हांडी चलने वाली नहीं है। और अगर इन्होंने रिफॉर्म नहीं किया तो ये पार्टियां ऑब्सोलीट हो जाएंगी, ये पुरानी हो जाएंगी, कोई नई डिस्पेंसेशन उभरेगी, नई पार्टियां उभरेंगी, कोई एक नया सेटअप पाकिस्तान में आ जाएगा। सही, ठीक हो गया। ज़ैगम खान साहब, ये तो सियासत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल हम एक रिपोर्ट देख रहे थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्ट इदारों की फहरिस्त जारी की और फहरिस्त में पुलिस पहले नंबर पे, अदलिया के हवाले से बात करें, कॉन्ट्रैक्टिंग डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, ये करप्ट तरीन इदारे करार दिए गए हैं। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला रहा है करप्शन। अब हमने देखा है कि करप्शन की वजह से ही हम आज बहुत सारे मसाइल से गुजर रहे हैं और आइंदा आने वाले सालों में भी ये मसला रहेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? करप्शन पाकिस्तान का बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आप उर्मिला इस तरह देखिए कि करप्शन जो है वो एक सिम्टम है। जिस तरह किसी को बुखार चढ़ा होता है तो आप देखते हैं कि बीमारी क्या है। मसला जो है वो ये है कि हमारे इदारे गैर मौसर हैं, हमारे इदारों में रिफॉर्म नहीं हुई। जिस तरह हम पार्टियों की बात कर रहे थे, इदारों का तो उससे भी ज्यादा मामला है खराब। कि पुलिस का मिसाल के तौर पर देखें, जब अंग्रेज आया था कोई 1860 में, उसने जो पुलिस का सिस्टम बनाया था, यानी कंपनी से जब बरतानिया ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त, तो 150 साल से ज्यादा हो गए, उस वक्त का इंतजाम पाकिस्तान अभी तक पुलिस का लेकर चल रहा है और पुलिस को रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बालादस्त तबकात हैं उनको ये पुलिस सूट करती है, उनको गैर सियासी पुलिस सूट नहीं करती, क्योंकि गैर सियासी पुलिस का हाथ उन तक भी पहुंच जाएगा। इस वजह से, क्योंकि पुलिस को आप रिफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर उसके अंदर जो बहुत से मसले होते हैं कि वो जराइम को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एफिशिएंट नहीं, तो उसके साथ उसमें करप्शन भी एक सिम्टम है। उसकी एक आप वाज़ेह मिसाल देखिए, आपने एक इदारा बनाया जिसको आप मोटरवे पुलिस कहते हैं, उसमें बेशुमार लोग, जब बनाया गया तो उसमें अक्सर लोग दूसरे पुलिस वालों से लिए गए थे, आम पुलिस से मंगवाए गए थे। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि मोटरवे पुलिस ने रिश्वत ली हो? नहीं लेते। मैं तो 20 साल से ड्राइव कर रहा हूं, मुझे ना मैंने खुद कभी देखा है, ना मैंने ये देखा है कि किसी और। क्यों नहीं लेते? क्या वो पुलिस वाले नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? इस वजह से कि आपने उस अदारे को रिफॉर्म किया। इन सब मसलों का ये है कि ये आप इदारे लेकर चल रहे हैं अंग्रेज के दौर के, उनको जदीद बनाने को तैयार नहीं है। तो जहां उनमें और बहुत सी बीमारियां हैं, उनमें करप्शन की भी बीमारी है। तो हमें सवाल ये पूछना है कि हमारे इदारे मौसर क्यों नहीं है, तो वो सर्विस क्यों नहीं कर रहे, वो काम क्यों नहीं कर रहे? तो ज़ैगम साहब, जिस वक्त बानी पीटीआई कैंपेन कर रहे थे अपनी, 2013 हो या 2018 हो, वो एक ही चीज के ऊपर कैंपेन कर रहे थे, वो करप्शन थी। वो हमेशा कहते थे ये करप्ट हैं, पाकिस्तान में करप्शन है एंड ऑल दैट। उन्होंने इस मंजन को, इस अपने नैरेटिव को इंटरनेशनली भी बेचा और वो बिका लोगों ने, चूंकि है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं है, वो ठीक बात कर रहे थे। ये बाकी दोनों जमातें करप्शन फैक्टर की बात नहीं करती, ना नून लीग करती है ना पीपीपी करती है। इसकी क्या वजह है? नून लीग तो करती रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव। नून लीग ने एक जमाने में काफी इस्तेमाल किया। आपको शहबाज शरीफ साहब, वो जो पेट से पैसे निकालने होंगे, पेट को फाड़ कर और पैसे निकालेंगे, लेकिन फिर वही करप्शन का नैरेटिव मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह इस वक्त वो थोड़े से शाये हैं कि करप्शन का नाम लेंगे तो लोग फिर हमारा नाम ले लेंगे, क्योंकि वो नाम इमरान खान ने इनके नाम के साथ इतना एसोसिएट कर दिया है करप्शन का नाम कि ये शर्मिंदा होते हैं। लेकिन आप देखिए खुद पीटीआई के दौर में करप्शन में तो पाकिस्तान में इजाफा हुआ। यही रिपोर्ट्स जो आती रही, वो करप्शन जो है उसके मामलात खराब हुए। और उसके पीछे वही बात है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो करप्शन की वजूहात हैं उनको दूर करने का कोई काम नहीं किया गया, इदारों को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। करप्शन को खत्म करना एक साइंस है और वो साइंस तमाम इदारों को बेहतर करने पर जोर देती है, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनने पर जोर देती है कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने हो। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे, आप खाली करप्शन तो फिर वो इदारे हमारे जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को ज़ेरे अताब लाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने वो करप्ट अनासर को पकड़ रहे हैं, करप्शन बड़ी, फ्लैग बेरर तो इस करप्शन के उस्मान बुजदार जैसे लोग थे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए, या
दीगर लोग थे वो तो है नहीं इस वक्त अंडर सर्वेलेंस थे, ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं। तो क्या फिर इदारे अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हैं ऐसे लोगों को पकड़ के जिनके ऊपर शायद करप्शन तो नहीं लेकिन पॉलिटिकली उनका रोल ज्यादा है, और जिन्होंने करप्शन की है, जो फ्लैग बेयरर्स थे वो कहीं साइड पे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान बुज़दार इन पर्टिकुलर। पाकिस्तान में हमारी एक बदकिस्मती ये है कि करप्शन जो है उसको मसले की बजाय एक नैरेटिव के तौर पर देखा गया है, और करप्शन के नैरेटिव को और करप्शन के इदारों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज से नहीं, 1948 से, जब पहला करप्शन के खिलाफ कानून लाया गया था जिसका नाम था परोडा, और उसमें भी सैकड़ों जो सियासी वर्कर्स थे उनको रगड़ा गया था, उनको अदालतों में ले गए थे। फिर एक अयूब खान लेकर आए कानून, ज़ियाउल हक ने इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया, इमरान खान ने इस्तेमाल किया। अब भी आप देख रहे हैं कि वही कंटिन्यूटी है। आपको कोई नजर नहीं आ रहा कि करप्शन को खत्म करने की कोशिश है, बल्कि करप्शन को एक बार फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आती। पाकिस्तान में सिर्फ ये करना होता है कि जो करप्ट होता है वो बस पार्टियां बदल ले तो बच जाए, वो सरकार के ठीक तरफ रहे, वो गड़बड़ ना करे तो आराम से वो मजे करे। ऐसे ही और यही वजह है, और यही वजह है कि हमसे आप जो हल्के ममालिक हैं उनको आप देखें, इवन बांग्लादेश को देख लें कि वो कहाँ पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टैंड कर, और हम कहाँ पे। बिल्कुल आखिर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, उनका पहला ये दौरा है अमेरिका का। अमेरिका हमारा बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत सारी हमारी कोलैबोरेशंस हैं अमेरिका के साथ डिफेंस को लेकर। जनरल साहब का ये दौरा कितना अहम है, और खासतौर पर जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई इंपैक्ट हो सकता है इस दौरे का? इमरान, जो अमेरिका है उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो दुनिया के हर मुल्क का नंबर 1 ताल्लुक होता है। कोई भी मुल्क, चाहे चाइना हो तो चाइना का जो नंबर 1 ताल्लुक है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो अमेरिका के साथ है। ठीक, चाहे वो भारत हो, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त पावर अमेरिका है, सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। तो पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अहम है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो दिफाई अपनी जगह, लेकिन उसके साथ देखिए कि दुनिया में शायद एक मुल्क है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी जब हम तिजारत करते हैं तो उससे मुनाफा कमाते हैं। चीन के साथ भी हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, बहुत घाटा कमाते हैं। तो यूरोप और अमेरिका हमारी बहुत अहम मार्केट्स हैं इस वक्त, जबकि एक डॉलर की जरूरत है। हमारे बहुत अहम ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। फिर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हाउस है। आपने जो टेक्नोलॉजी लेनी है, जो नॉलेज लेना है, जो इदारे बेहतर बनाने हैं, जो अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजने हैं, जो रिसर्च में सीखना है, उसमें अमेरिका का रोल आज भी बहुत अहम है। तो अमेरिका के साथ हमारा इस वक्त कोई बहुत बड़ा तनाज़ा भी नहीं है, कोई इस वक्त कन्फ्लिक्ट नहीं है। अफगानिस्तान पर था, अफगानिस्तान का मामला खत्म हो गया। और वन लाइनर मिडिल ईस्ट में कोई डेवलपमेंट हो सकती है इस विजिट के बाद? गजा की मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा वेट मिडिल ईस्ट के मामले पर है, जिस पाकिस्तान अरबों की सपोर्ट कर रहा है, अरबों के साथ मिलकर असर डाल। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपने अपना तबसरा हमारे सामने रखा। अल्लाह सुबह हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बैक, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का। इसमें मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पे बात होती है और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते हैं। आज बात हो रही है कि जो आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं या क्रिएटिविटी है, इसका शब्बेदारी से क्या ताल्लुक है। इंपॉर्टेंट मौजूद है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से एक अहम सवाल हमने करना है, और वो ये है कि दानिश्वरों के हवाले से अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि एक तसाहुल पसंदी या एक सुस्ती वो उनकी शख्सियत का बड़ा एक हिस्सा होती है। उसको सुस्ती कह सकते हैं मिसाल के तौर पे, यानी सुबह की जो बेदारी है, जो सुबह खेजी है, इसके हवाले से एक सुस्ती उनके अंदर नज़र आती है, और वो रातों को बेदार रहते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो तख्लीकी जो मामलात हैं वो ज़्यादा जो शब बेदारी है उसके साथ कहीं मुंसलिक हैं, और उस वक्त उन पर ज़्यादा आमद होती है, और उस वक्त वो ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। उसकी वजह शायद खामोशी होती होगी। लेकिन तारड़ साहब जो हैं, इन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है वो बिल्कुल बरअक्स गुजारी है। यानी ये सुबह के आदमी हैं, ये सुबह की सैर के बगैर रह ही नहीं सकते, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे धुंध हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये सुबह की सैर लाजमी करते हैं। और सुबह को ये माल्टन पार्क में होते हैं, और जितने भी इनके मदाह हैं, जितने भी इनके कारीन हैं, वो उनको वहाँ पे जाकर मिलते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि ये जो दानिश्वरों से बरक्स ज़िंदगी है तार साहब की, उसकी क्या वजह है? यानी इनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, क्या उस पर ये असरअंदाज नहीं होती कि वो रातों के भी दार होकर नहीं लिखते, बल्कि अपना उन्होंने खास एक टाइम सेट किया हुआ है? तो तार साहब से पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि ये जो अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जो शब बेदारी है उसके साथ जो तख्लीकी जो सलाहियतें होती हैं वो उनका कोई कोरिलेशनिंग या बाहिमी ताल्लुक होता है, और आपने एक ख़ास वक्त जो है वो मुतय्यन किया होता है लिखने के लिए, और उसका शब बेदारी से ताल्लुक नहीं है, और सुबखेज़ी पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी का बहुत ही एक लाजमी हिस्सा रहा है। तो इसके वाले से थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मैं ना अदीब हूँ, ना मीडिया का हूँ, ना नावलिस्ट हूँ, वटेवर। मैं बेसिकली हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एक आवारागर्द हूँ, और आवारागर्द की खसलत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है दूसरे लोगों से। यानी जब आप आवारागर्द अगर कहीं डेजर्ट में खैमा लगाता है तो वो सुबह सवेरे इसलिए भी उठेगा कि उसने आगे सफ़र करना है। मुख्तलिफ मुल्कों की जब आप जाते हैं आवारागर्दी करने, तो वहाँ ये नहीं है कि आप दोपहर तक सोते रहे। आपने सफ़र करना है, सुबह सवेरे अपने जो मंजिल का तयन करना है, वहाँ तक पहुँचना है। चुनांचे मेरा कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं सुबह खेजी जो है वो एक आवारागर्द की हमेशा आदत रहती है। उसने कोई ना कोई मंजर अपने ज़हन में रखा होता है, और उस मंजर को देखने के लिए मसलन आप हुंजा में होते हैं तो आप तुलुए आफ्ताब ऊपर जाके ईगल्स नेस्ट को देखेंगे, सुबह सवेरे उठेंगे ना। तो बेशतर मनाजर जो हैं वो सुबह सवेरे ही अपने पूरे अरूज पे होते हैं, उनका जो हुस्न होता है। और यकीन कीजिए कि जो परिंदे भी हैं वो भी आप जानते हैं कि ज़रा सा मतलब है कि जब सवेरा होता है तो चहकना शुरू कर देते हैं। तो वो मैं कोई ये नहीं है कि मेरी सुबह खेजी किसी मतलब कि बहुत पाकीज़गी की अलामत है, या ये मेरी खसलत है। उसके बाद ये है कि भाई सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, अब मुझे हिम्मत कम हो गई है। कराची में जाऊँगा तो होटल से निकल के वहाँ पे समुंदर किनारे, अगर जो बहुत ही बदबूदार समंदर है, मैंने जाना ही जाना जॉगर पहन के। और किसी भी खित्ते में गया हूँ, न्यूयॉर्क में अपने बेटे के साथ था जब वो यूएनओ में था, तो सुबह सवेरे मैंने जॉगर पहनने हैं और निकल जाना, और सेंट्रल पार्क तक जाना है, वापसी पे नाश्ता कर लेना। तो मेरी बहू को बड़ी खुशी इसलिए होती थी कि वो कि बाबा जी सुबह सवेरे चले जाते हैं, देर से आते हैं, और उनके लिए नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ता। चुनांचे सुबह खेजी जो है मेरी कंपैरिजन नहीं हो सकती दूसरे। ठीक है, वो जो टिपिकल शायर और अदीब हैं वो शायद देर तक जागते हैं, और उनके लिए सोना जो है वो शायद किसी तख्लीकी अमल का बायस बनता होगा। लेकिन मैं अगर अब देर तक सोऊं तो मैं सारा दिन मुजमहल में रहता हूँ, और बेसिकली मैं लिख भी नहीं सकता। अगर मैं दोपहर तक सोया रहूँ ना तो एक ऑफ हो जाता पूरा तख्लीकी अमल। ये सिर्फ मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। और सुबह खेजी ने मुझे बहुत सारे खूबसूरत लम्हों से भी एक आखिरी लम्हा, एक आखिरी से मुराद वन ऑफ द वेरी फ्यू, कि मैंने हिरात में मसलन सुबह का एक हिप्पी था, और उसके साथ एक ख़ास मुकाम पे जाके हिरात शहर में मैंने वो मंज़र देखा, और वो मैंने बयान भी किया कि जिस तरह सूरज तुलू हो रहा है, और उधर बेकारा मदरसे, तैमूर की बनाई हुई एक मस्जिद है, उसके खंडर है, पीछे शहर है, और वहाँ से जो सूरज बरामद होता है। और इस तरह मैंने लिखा है कि जिस तरह होमर ने सुबह को बयान किया है। होमर कहता है कि सूरज अपनी रथ पर सवार आया, और फिर वो कहता है कि इस तरह उसके तीर चले जैसे वो तीर सुनहरी तीर थे, यानी किरणों के। तो वो महसूस किया मैंने एजियन सीज जहाँ पे मतलब ग्रीक आइलैंड के गिर्द शिप पे जाते हुए, वहाँ सुबह सवेरे शिप में लोग सोए होते थे, लेकिन मैं सुबह सवेरे उठ के, तो ये मेरे अंदर है। और वही बुनियादी बात कि मेरे अंदर जो वो अभी तक जंगल में ही क़याम करता शख्स है, उसको ये चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं कि वो तन्हा हो और कुदरत के मज़ाहिर जो हैं उसके आसपास। बहुत शुक्रिया तार साहब, बहुत ही खूबसूरत सुबह है इस वक्त मॉडल टाउन पार्क में, और
बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से जवाब दिया। नाज़रीन, बात यह है कि जो तख्लीकी सलाहियत हैं इनका कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन या ताल्लुक जो है किसी जगह से बनाना या वक्त से बनाना, मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा नहीं है। अब बुनियादी तौर पे एक चीज़ फ़्लो होती है और वो फ़्लो आपको हासिल हो जाए, और अगर वो आपको रशी जगह पे हासिल नहीं हो रहा, ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो भी बहुत बासलाहियत लोग होते हैं, वो वहाँ पे भी वो फ़्लो जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो ये फ़्लो होता है जिसका जब आप हिस्सा बनते हैं तो फिर ये तख्लीकी सलाहियतें जो हैं ये काम आना शुरू हो जाती हैं, और आप फिर नावल निगारी, शायरी, अदब, कोई भी क्रिएटिव काम जो है वो आप करना शुरू कर देते हैं। आखिर पे एक तजवीज़ ये है कि आप गूगल पे लिखिए फ़्लो और उसके आगे लिखिए साइकोलॉजी, और उसके बाद इसको सर्च कीजिए और विकीपीडिया का जो मजमून खुलेगा फ़्लो का उसको तफसील से पढ़ लें। यकीन जानिए ये आपकी ज़िंदगी में बहुत मुआविन साबित होगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारी स्टार टीम, आई मीन हमारी नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम जब भी जीती है क्रिकेट की हम उसकी बात करते हैं, तो वाई नॉट अंडर 19 इंटरनेशनल टीम, क्यों ना बात करें हम उसकी। हमने प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया था, ज़बरदस्त किस्म की फतह समेटी पाकिस्तान के अंडर 19 टीम ने अगेंस्ट इंडिया। रिवायती हरीफ 8 विकेटों से उनको हराया वाइल चेजिंग 259, और इसमें हमने आपको बताया जीशान की तबाहकुन बॉलिंग थी, अजान की तबाहकुन बैटिंग थी। ज़बरदस्त सारे हमारे जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और इस तरीके से हमने अपनी इस ज़बरदस्त इस टेक्निकल मैच को हमने फतह में तब्दील किया, और ये पाकिस्तान की दूसरी फतह है। अब हमने अफगानिस्तान को फेस करना है, और इस सेशन के अंदर एक्सप्रेसो में हमने सोचा कि हम जरा इस पर तबसरा भी ले लें कि हमारे एक्सपर्ट्स इस फतह को पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए कैसे देखें। बिल्कुल, और इसी पे बात करेंगे। आज पहली बार हमारे शो का हिस्सा बन रहे मजहर अरशद, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स को लेके बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, तो हमने सोचा कि आज सुबह सुबह इन्हें दावत दी जाए। थैंक यू वेरी मच मजहर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हमें बताएं कि आप इस अंडर 19 टीम की जो फतह है इसको आप किस तरह से देखते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़, क्योंकि हमने जितने यंगस्टर्स इस टीम के अंदर देखे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत हाईलाइटेड रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो हमेशा यंगस्टर्स या जो यंग ब्लड होता है उसके लिए जानी जाती है। हमने देखा है इवन जो पास्ट में जो पाकिस्तान के जो ग्रेट बॉलर्स या जो ग्रेट बैटर्स आए हैं, इंजमामुल हक हो गए, वसीम अकरम हो गए, इन सब लोगों ने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था। तो अंडर 19 क्रिकेट जो है हमेशा पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, और अभी हमने देखा है जैसे कि कल जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, इसमें बड़े जबरदस्त जो प्लेयर्स हैं वो मौजूद थे, और आई थिंक के इनमें से काफी जो प्लेयर्स हैं उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने 1 साल पहले पाकिस्तान जूनियर लीग करवाई थी। तो ये सब वही प्लेयर्स हैं जो ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक के पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्राइट साइन है। इन्हीं यंगस्टर्स को आई थिंक अगर कोई राइट डायरेक्शन में रखा जाए, इनकी अच्छी कोचिंग की जाए, तो नो डाउट ये पाकिस्तान के फ्यूचर लेजेंड्स और फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं। तो बजर, आप ये कह रहे हैं कि जूनियर लीग का रोल रहा है इस टीम को डेवलप करने में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि वो करोड़ों रुपए का ज़िया था, रमीज राजा साहब का प्रोजेक्ट था, और उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारी क्रिकेट को। नहीं, देखिए फायदा तो सामने आ रहा है। आप ना सिर्फ ये पाकिस्तान की जो अंडर 19 परफॉर्मेंस है, इसके अलावा भी जो दूसरी भी जो क्रिकेट हुई है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आई थिंक क्रिकेट जिस सतह के ऊपर भी हो उसका फायदा तो होता है। हाँ, ये बात की जा सकती है कि T20 के साथ साथ जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, बट आई थिंक पाकिस्तान जूनियर लीग जो है इन प्रिंसिपल जो है वो कोई इतनी खराब चीज नहीं थी, और हम देख रहे हैं कि उसमें जो प्लेयर्स थे वो अब पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं। और एक जो हमारी पेस अटैक को लेकर हमारा एक, मैं तो इसे डिप ही कहूंगा, पता नहीं आप बीइंग एक्सपर्ट क्या कहेंगे इसको कोई हेल्प मिल सकता है? खासतौर पर जो यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, हम उबैद की बात कर रहे हैं, जीशान की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, चूंकि मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे वो जो वर्ल्ड कप के बीच इंडिया की तरफ से और इंडियन प्लेयर्स की तरफ से आ रहे थे, जो कह रहे थे कि अब पाकिस्तान का पेस अटैक वो नहीं रहा जो पहले होता था, और समहाउ ऐसा था भी इस वर्ल्ड कप में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, इसमें तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपकी इस टाइम कंट्री में 10 से 12 ऐसे बॉलर्स होंगे जो कि 140 प्लस स्पीड के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं। आप अगर इसको किसी भी दुनिया में कंपेयर कर लें तो किसी के पास भी यंग टैलेंट जो है वो इतना मौजूद नहीं होगा। लेकिन टैलेंट होना एक और बात है, टैलेंट को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, उसको डेवलप करना, उसमें मेच्योरिटी लेकर आना, ये फैसिलिटीज, कोचिंग और इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आई थिंक आपका एक इतना अच्छा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि प्लेयर्स को डेवलप करे। हमारे पास प्लेयर्स आते हैं लेकिन 2-3 साल में वो फेड आउट हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है,
अभी 4 साल पहले जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो उसमें मूसा खान का डेब्यू हुआ था, लेकिन आज मूसा खान जो है वो हमें टीम के आसपास भी नजर नहीं आ You're रहे। right. तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का इशू है वो यही है कि प्लेयर्स आते तो हैं लेकिन वो डेवलपमेंट फेज से पहले जो है ना वो उनको फेड आउट कर दिया जाता है। शाहनवाज धानी एक और एग्जांपल है। Exactly. 1-2 साल पहले हम लोग बात करते थे कि उनको टीम में होना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, आज वो पीएसएल की टीम में भी रिटेन नहीं हो रहे। तो आई थिंक कि ये एक वो चीज है जिसपे कि पाकिस्तान को फोकस करना होगा, मजहर, कि अपने टैलेंट के ऊपर फोकस आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स को या तो बहुत जल्दी यूटिलाइज कर लिया जाता है, और जब उनको यूटिलाइज करते हैं हम टीम के अंदर, अगर 1 या 2 मैचेस में वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो फिर बाद में उस बेचारे का पूरा करियर जो वो अंडर 19 है उससे पहले भी खेलता चला आ रहा होता है वो सब जाया हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि किस लेवल के ऊपर इन चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि एक प्लेयर अगर शायद वो 1 या 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको चांस दिया जाए? और यही हमारी नेशनल टीम का भी हाल होता है कि एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो अगले मैच में शायद उसके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। कप्तान के लिए भी नहीं होती sometimes. एग्जैक्टली। देखिए बात यह है कि हम लोग ना बड़े इमोशनल हैं और जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। प्लेयर्स को हम जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं और जल्दी ड्रॉप कर देते हैं। हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्टर्स कम और रिजेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। तो मतलब कि आप एक प्लेयर का टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए और टीम से जाना भी मुश्किल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे सोशल मीडिया जिस तरह आजकल है, किसी एक प्लेयर का क्लिप वायरल हो गया, उसकी लोगों ने तारीफ की तो वो फौरन जो है ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि इसको टीम में लेकर। अभी आप देखिएगा कि ये प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद निशान, उबैद शाह, अजान उवैस, लेकिन अभी देखिएगा कि बहुत जल्द जो है ना इन लोगों के ऊपर भी बातें होना शुरू हो जाएंगी कि इनको पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए विदाउट गोइंग थ्रू दैट डेवलपमेंट फेज। जबकि जो दूसरी टीम्स हैं, जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया को देखें जो वर्ल्ड कप जीते हैं, उनके पास स्क्वाड के अंदर 10 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि पहले भी वर्ल्ड कप खेले हुए थे। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 ऐसे प्लेयर्स थे। तो हमारा जो एक पेशेंस लेवल है ना वो बहुत कम है प्लेयर्स को लेकर। तो वही चीज जो है ना आई थिंक पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को भी अफेक्ट कर रही है कि बहुत जल्दी प्लेयर्स टीम में आ जाते हैं और फिर जैसा कि आपने कहा कि 1-2 मैचेस में खराब परफॉर्मेंस हो या सीरीज में खराब परफॉर्मेंस हो तो वो फिर बाहर हो जाता है। एंड वन मोर थिंग मजहर अरशद, ये भी लगता है और इनफैक्ट है भी, हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो फिटनेस लेवल है ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। और अब जैसे हम लेग स्पिनर अबरार की बात कर रहे हैं, वो इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। जख्मी हो जाना एक अलग बात है, टू कीप योरसेल्फ फिट एंड टू स्टे फिट फॉर अ मैच, और वो भी एक लॉन्गर पीरियड के लिए, आप रेड बॉल के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर भी हमें ग्रॉस रूट पे काम करना चाहिए, ना कि जब एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने की तरफ हम जाएं तो तब हम देखें कि ये क्या खा रहा है, ये कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी ट्रेनिंग कर रहा है। इस पे भी शुरू से काम होना चाहिए। ये फिटनेस का जो पॉइंट है इस पे आप क्या कहेंगे? 100% आई थिंक के आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है। इनफैक्ट आप अगर देखें कि इस वर्ल्ड कप में जो भी इंडिया में हुआ उसमें पाकिस्तान की जो खराब परफॉर्मेंस की, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को फेवरेट कहा जा रहा था, लेकिन नसीम शाह का इंजर्ड होना और उनके जो बैकअप थे एहसानुल्लाह वो भी इंजर्ड थे, तो और फिर मोहम्मद हसन वो भी इंजर्ड थे। तो इतनी ज्यादा जब इंजरीज हो रही हैं आपकी टीम में, और अब जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि अबरार अहमद भी जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान का जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन ले लें या क्रिकेट में आप ले लें, इसको बहुत देर से जो है ना वो आई थिंक इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि इंजरीज होना एक और चीज है, लेकिन इंजरीज के को जो है मिसमैनेज करना और टाइम के ऊपर प्लेयर्स का कमबैक ना होना, ये आई थिंक एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और बिल्कुल आई थिंक ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, जूनियर लेवल के ऊपर जो है प्लेयर्स को आइडिया होना चाहिए कि उनकी क्या फिटनेस रूटीन होनी चाहिए, क्या उन्होंने खाना है, क्या उन्होंने ट्रेनिंग करनी है। लेकिन पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली जो इवन इंजरीज हैं उनको प्रॉपर्ली डायग्नोज ही नहीं किया जाता। मसला है क्या? तो नसीम शाह ड्यूरिंग द एशिया कप इंजरी के साथ खेल रहे थे और बाद में जाके पता चला कि वो एक ऐसी इंजरी थी कि जिसमें उनको नहीं खेलना चाहिए था। तो आई थिंक ये वो चीजें जिसपे फोकस करना चाहिए। क्विकली मजहर, पीएसएल ड्राफ्टिंग भी होने वाली है। पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से हम बात करें 13 दिसंबर को होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सी टीम इस बार पीएसएल 9 एडिशन के अंदर बड़ी स्ट्रांग होने वाली है? देखें जो अभी तक टीम्स ने जो रिटेन किए हैं प्लेयर्स, उसमें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। उनके पास इमाद वसीम भी आ गए हैं, नसीम शाह भी हैं, शदाब ऑलरेडी थे, आजम खान है। तो आई थिंक के अभी तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन ये है कि ड्राफ्ट के अंदर हर जो टीम है उन्होंने प्लेयर्स को पिक करना है, बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं।
तो लास्ट 2-3 सालों में हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो बड़े स्ट्रांग रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। तो इस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों और इनके माहौल में मस्बत तब्दीलियां लाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2002 को पहाड़ों का ये बैनुल अक़वामी साल करार दिया और 2003 के बाद हर साल 11 दिसंबर को बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। दुनिया की 15% आबादी की हम अगर इस वक्त बात करें तो वो पहाड़ों में रहती है, लेकिन ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं इसकी वजह से इनको शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं और जैसे जैसे कुराए अर्ज़ पर ये तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, पहाड़ों पर रहने वाले जितने लोग हैं इनमें से अक्सरियत यकीनी तौर पर गरीब तरीन अफराद की है। इन सभी अफराद को ज़िंदा रहने के लिए कड़ी जदोजहद का सामना करना पड़ रहा है और हम अगर आबो हवा का तस्करा करें तो वो गर्म होने का मतलब यह है कि पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये मसला किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं है, दुनिया भर के लिए ख़तरा है क्योंकि इससे पिछले चंद साल के अंदर हमने देखा है कि जो पीने का पानी है वो नायाब होता जा रहा है और आने वाले कुछ अरसों में बिल्कुल नायाब हो जाएगा। जो पहाड़ों की हिफाजत है और इनका तहफ़्फ़ुज़ है इसके बारे में आगाही पैदा करने के लिए इसी दिन को जिसका हम तस्करा कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने मुख्तस किया है और हमें मिलकर इस अमल पे काम करने की ज़रूरत है कि जो माहौलियाती आलूदगी है इस पर काबू पाया जाए, पहाड़ों पर जो रहने वाले हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए और मजमूई तौर पर दुनिया के लिए एक मस्बत मैसेज जाए। इससे मिलकर हम काम करें पहाड़ों के। बिल्कुल, और क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर इशू है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है और साथ साथ इस चेंज के साथ जो लोग हैं वो भी इससे एसोसिएटेड हैं, उनके लिए भी जाहिर है वो ज़िंदगी गुजारने का या रहने की एक जगह है जिसके ऊपर हम सबको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। इस पर हम बात करते रहते हैं जी, आपको पता है माउंटेन्स के हवाले से हमारा हिस्सा रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज़ आज हमें बता रही हैं जो तिबी तालीम है, जदीद तहकीक है और बैनुल अक़वामी मयार के जो हामिल बरे सगीर का कदीम तरीन इदारा है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आज हमें बता रही हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हर तालिब इल्म का ये ख्वाब होता है कि वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मेडिकल की फील्ड में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और इंसानियत की खिदमत कर सके। आज मैं इस अजीम शान और कदीम इदारे का विज़िट करने के लिए आई हूँ। Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? नाइस टू सी यू दिस मॉर्निंग। वेरी गुड टू सी यू। सेम हियर। Thank you. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के। इनसे आज हम इस इदारे की तारीख के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी श्योर। अभी आप मेरे सामने आए हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? जी मेरा रूटीन है कि सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत तारीखी इमारत ठीक है। है और इसको डेली आपको इससे से देखभाल करनी पड़ती है जैसे आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, बिकॉज दिस इज़ मोर देन 120 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग। लाहौर मेडिकल स्कूल से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर तक का ये जो पूरा सफ़र है इसके बारे में बताएं, ये इदारा कायम कब किया गया था? दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 1862। इनिशियली पहले 25 साल ये डबलिन यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएटेड रहा। जो मौजूदा इमारत है इसको हम पटियाला ब्लॉक कहते हैं, इससे पहले ये यहाँ पर नहीं था। इसकी जो बिल्डिंग थी गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल साथ थी वहाँ पे। अच्छा। 1914 में ये जो आप ये खूबसूरत बिल्डिंग देख रही है ये महाराजा ऑफ पटियाला ने, आइए मैं आपको दिखाऊँ महाराजा ऑफ पटियाला। महाराजा पटियाला ने ये खूबसूरत बिल्डिंग जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, उस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनको गिफ्ट किया। और ये सबसे पहला ब्लॉक है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। बिल्कुल ये असल हालत में है। उस वक्त जिन लोगों ने डोनेट किया था ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो बाद में यूनिवर्सिटी बना, ये उन सब के जो है ना ये नाम यहाँ पर लिखे हुए। अच्छा, जी, जिसमें हाईएस्ट डोनेशन महाराजा ऑफ पटियाला की थी। तो क्या और भी कोई ऐसी जगह हैं जो 1860s के टाइम की हैं? जी बिल्कुल, आइए मैं आपको
साथ साथ दिखाता हूँ। बुनियादी तौर पे ये किंग एडवर्ड द 7th ने, ये उनकी पोर्ट्रेट है। तो इन्होंने हमें जो है ना ये किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल का उस वक्त मेडिकल कॉलेज के नाम से इसका जो है ना हमें ओल्डेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ज़ाहिर है इस दौरान हमने बहुत सी जंगें भी देखी। ये जंगे अजीम पहली और दूसरी में जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो लोग काम करते थे, ये उनकी याद में ये प्लाक यहाँ पर लगी। ये ओरिजिनल प्लाक है और ये जो ऊपर है ये लैटिन में लिखा हुआ है कि इट्स लवली टू डाई फॉर योर कंट्री। 1862 से लेके अब तक जितने भी बेस्ट ग्रेजुएट्स आए हैं, मेडल विनर्स हैं, ये सब उनके नाम लिखे हुए हैं। इधर भी सारी हिस्ट्री है और उस तरफ भी सारी हिस्ट्री है, सब हिस्ट्री है। ठीक है, स्टार्टिंग में जी। कौन सा हॉस्पिटल इस कॉलेज से इल्हाक था? हॉस्पिटल सर, ये जो ब्लॉक है इसके अगर आप देखें तो आपको यूँ लगता है कि आप जिसे किसी महल में चले गए हैं। और ये जो मैं अभी आपको जिस जगह पे अंदर लेकर जा रहा हूँ, ये दिस इज नोन एज दरबार हॉल। दरबार हॉल, दरबार हॉल, क्योंकि महाराजा ऑफ पटियाला यहाँ पर जो है ना यहाँ पे अपना दरबार मुनक्किद करते हैं। उनका दरबार का हॉल था। इस एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज? इस एरिया में ये हमारा बहुत सेरेमोनियल हॉल है। वो जो आपको तस्वीर वहाँ पे नजर आ रही है, ये हमारे पहले प्रिंसिपल थे, जेबी स्क्रिवन के नाम से। 1948 तक ये तमाम हमारे अंग्रेज प्रिंसिपल थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो बाकी प्रिंसिपल थे, और फिर जब इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर मुमताज़ हसन साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये यहाँ के आखिरी प्रिंसिपल और पहले वाइस चांसलर थे। और अगर आप इनके देखें, ये जो शैंडलियर्स हैं, ये भी उसी टाइम के पुराने ज़माने के हैं। ये एक एक शैंडलियर प्योर ब्रास का बना हुआ है। आप भी यहाँ पर बतौर वाइस चांसलर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ जी, ये बहुत मुश्किल काम है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका सारी दुनिया में नाम हो, उसको गवर्न करना एक मुश्किल काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बहुत दिल से और बहुत शौक से यहाँ पे काम करता हूँ। जबरदस्त। और सबसे मेन चीज होती है जब आपको अपने काम से, अपने इदारे से मोहब्बत होती है ना, बिल्कुल, तो वो काम बड़ा निखर के सामने बिल्कुल ऐसे। तो आइए मैं चलते हैं, क्योंकि आज हमारी एलाइड हेल्थ साइंसेज की कॉन्वोकेशन भी है। अच्छा। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप उस कॉन्वोकेशन में आए। मैं अपने पेशे के वक़ार और इज्जत को बरकरार रखूंगा। एक्सेलेंस क्या है कि व्हाटएवर वी डू, एवरीथिंग एवरी डे रिपीटेडली, जितना ज्यादा आप किसी काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा आप आगे बेहतर होते चले जाएंगे। तो सर, कॉन्वोकेशन तो बहुत जबरदस्त रही। हाँ जी। तो ये फर्स्ट कॉन्वोकेशन थी। आपको पता है कि जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, इसके 3 बड़े पिलर्स हैं। एक MBBS डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल, एक नर्सेज हैं, और एक जो है एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि एलाइड हेल्थ साइंसेज वालों की कॉन्वोकेशन हुई है। मुझे अपनी बिल्डिंग के बारे में बताएं, किंग एडवर्ड में और क्या क्या चीजें हैं जो आज आप दिखाना अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर आप इस तरफ मुड़ जाए तो ये आपको नजर आ रही होगी मस्जिद अबाबील। अच्छा सर, मस्जिद के बिल्कुल बराबर में मैंने देखा है कि एक दरबार है। जी बिल्कुल। तो वो किसका दरबार है? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। यहाँ पे 2 दरबार है। एक अच्छा। दरबार नहीं है, 2 दरबार है। और एक किंग एडवर्ड की यहाँ पे इमारत बनने से बहुत पहले यहाँ पे ये दरबार मौजूद थे। अच्छा। ये दोनों के दोनों। एक दरबार की उम्र करीबन कोई 350 साल है, और दूसरे दरबार की जो उम्र है करीबन 250 साल है। हर जुमेरात को यहाँ पर लंगर तकसीम होता है। इस दरबार के मानने वालों के लिए हम अपना एक गेट किंग एडवर्ड का जुमेरात को 3 बजे के बाद खोल देते हैं। सर, बिल्कुल बैक पे मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है। जी बिल्कुल। मकबूल अहमद ब्लॉक। जी आइए मैं आपको उस बिल्डिंग में साथ ले चलता हूँ। सर, हम मकबूल ब्लॉक के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि ये मकबूल अहमद थे कौन? प्रोफेसर मकबूल अहमद 1968 के ग्रेजुएट थे। हमारी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी यहाँ पे जो बहुत बुसीदा हो चुकी थी, गिरने के करीब थी। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ना एक ब्लॉक बनाना चाहता हूँ ताकि बेसिक मेडिकल साइंसेज उनका एक ब्लॉक बना दिया जाए। दिस इज़ जस्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये एक 4 मंजिला बिल्डिंग है। हमारा तखमीना था करीबन 1.3 अरब रुपए का, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं डोनेट करूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि सिर्फ मैं सिंगल डोनर हूँगा, मेरे अलावा कोई और डोनर नहीं होगा।
जिस ब्लॉक में हम मौजूद हैं, जिस फ्लोर पे मौजूद हैं, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है? ये बेसिकली हमारी, अगर आप इस साइड पे देखें, बायोकेमिस्ट्री की लैब्स हैं। ठीक है। और ये सारा हमारा बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का फ्लोर है, जहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स आके मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई तजर्बे करते हैं सारे के सारे। एंड दीज आर द मोस्ट एडवांस लैब्स। जब ये इदारा कयाम में आया था तो पहला स्टूडेंट कौन था? उनका नाम हरिलाल महाराज था। अच्छा। वो साउथ पंजाब के रहने वाले थे। अच्छा। और उन्होंने जो पहले स्टूडेंट था, उन्होंने जो अपना यहाँ से MBBS है वो 9 साल में मुकम्मल किया था। और उसको पढ़ाने के लिए 15 टीचर्स थे। लेकिन हर साल के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए। यहाँ पे तो सिर्फ हकीम थे या होम्योपैथ थे। 15 स्टूडेंट्स पे पहुँचते पहुँचते 15 साल लग गए। बड़े सगीर से पहले भी ये मेरिट नंबर 1 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, बड़े सगीर की तकसीम से पहले। तो सारे पाकिस्तान के ज़हीन तरीन जो तलबा हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। इस इदारे से जो भी ग्रेजुएट होकर निकले हैं वो किस किस मुकाम पर इस इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? 22,000 फारिकुल तहसील तलबा हैं। अच्छा। जिसमें से बेइंतहा लोग अमेरिका चले गए। ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जितनी भी आप इस वक्त कुरियर्स पे देखते हैं उसमें आपको किंग एडवर्ड से तालीम याफ्ता डॉक्टर जरूर मिलेंगे। अगर मैं समझूं कि किंग एडवर्ड का सबसे जो कीमती असासा है वो हमारी इल्यूमिनाई है। जब मैं वाइस चांसलर बना तो मेरे ऑफिस के बाहर चंद स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है ना हमारी फ़ीस माफ़ कर दें। तो मैंने फ़ोन उठाया कि अमकाना के प्रेसिडेंट फ़तह शहजाद साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि ये मुश्किल है। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप फ़ोन रखें, मैं 2 घंटे बाद आपसे बात करता हूँ। कहते कितने स्कॉलरशिप्स आपके डायरेक्शन? मैं कहा जी 220 स्कॉलरशिप। तो उन्होंने 220 स्कॉलरशिप हमें ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस वक्त जो फर्स्ट ईयर आई है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो टोटली ट्यूशन फ्री है। वाह। और जब हमें प्रॉब्लम आई कि जब हमने अपने हॉस्पिटल को रीवैम्प करवाना था, हमने अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट को रीवैम्प करवाना था, हमने अपने आई डिपार्टमेंट को रीवैम्प कराना था, अपने ओल्ड ब्लॉक को हमें हॉस्पिटल को रीवैम्प कराना था, तो उस वक्त हमारी मदद के लिए 2 लोग सामने आके खड़े हो गए। एक फ्रेंड्स ऑफ मेयो का इदारा है, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया। और दूसरा जो है ना हमारे करंट चीफ मिनिस्टर, तो सबसे पहला कैफेटेरिया उन्होंने बना के दिया। फिर हमारा रीडिंग रूम था, उसकी हालत को इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने कहा ये टोटली रीवैम्प करें। जो सबसे बड़ा हमने काम किया कि यहाँ पे हमने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब कायम की है। तो मेडिकल के फील्ड में AI कहाँ तक मददगार साबित हो रहा है फिलहाल, और आगे फ्यूचर में क्या क्या करिश्मे हो सकते हैं? देखिए इस वक्त करंट में तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ना रोल है इस वक्त। और मैं खुद चूँकि जनरल सर्जन हूँ और मैं रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, तो रोबोटिक सर्जरी हम ला चुके हुए हैं। और फ्यूचर तो मैं समझता हूँ और मैं देखता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर तो हम शायद कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। आइंदा से फ्यूचर में अगर किसी को कोई बीमारी होनी है तो जेनेटिकली मुझे पहले ही पता चल सकता है कि मुझे कौन कौन सी बीमारी हो, ताकि मैं उसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लूँ। तो ये सारा का सारा जो है ना ये हम काम कर चुके हैं और ये काम जारी है। तो हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत तेज़ी से दुनिया की मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना उनके शाना बशाना आके खड़े हो जाएंगे। केई में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं? 56 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। और उसमें से 26 के करीब जो है ना वो है सर्जरी और एलाइड शोबाजात। ठीक है। और 30 के करीब जो है ना वो मेडिकल और एलाइड शोबाजात हैं। सर इस इदारे से कितने हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड हैं? मेयो के अलावा लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन, कोट ख्वाजा सईद, सैयद मिठा अस्पताल, नवाशी यकी गेट, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल, पुलिस हॉस्पिटल और अबनामा हॉस्पिटल ये हमारे साथ अटैच हो चुके हुए हैं। ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से ये इदारा वर्ल्ड वाइड कहाँ पर स्टैंड करता है? यूनिवर्सिटी की जो नई रिसर्च है सारी की सारी जो है ना स्टंटेड ग्रोथ के लिए नया फार्मूला बनाने पे हम वो फार्मूला बना चुके हैं कि जो शहर के अंदर जो बच्चों की जो कद काठ है वो छोटे रह गए, उनको हमने कैसे इंप्रूव करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि गुंजान आबादी है ना उसमें, और बच्चों के अंदर जो निमोनिया की वबा फैलती है, वंस अगेन गुंजान आबादी वो बहुत ज़्यादा फैलती है। तो ये 3 इस वक्त मेन रिसर्चेज हैं जो जिसमें हम जा रहे हैं, और हमने रेडी टू यूज़ एनर्जी फार्मूला वो तो हमने बना लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया सर। ये इदारा तिब की दुनिया में ख्वाबों को ताबीर में बदलता है और यहाँ के फारिगुल तहसील तलबा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इजादात करके इस वतन अजीज का नाम रोशन कर रहे हैं।
बैक टू एक्सप्रेस। आप प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करते हैं। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। इसके असरात ने जी पूरी दुनिया, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं और पसमानदा ममालिक हैं या तरक्की पजीर कह लीजिए, इनकी तफक्कुरात में इजाफा कर दिया है। कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि सोल्यूशन है कोई नहीं, मसाइल में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से दुबई में आपको मालूम है COP28 कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें माहौलियाती मसाइल को लेकर बड़े अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, कुछ अवार्ड्स भी दिए गए। जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ से निपटने के लिए $30 अरब का एक फ़ंड कायम किया गया और कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि 2030 तक जो तमाम तरक्की पजीर मईशतें हैं, इनको मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाने के लिए सालाना $2.4 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी। आई रिपीट, $2.4 ट्रिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दिया कि वो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके जो तब्दीली के मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए उनकी हेल्प करें, मुतवक्के ग्रांट्स दें, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनको जो भी चीज़ इम्पैक्ट करिए उस पर हेल्प करें उनकी। बिल्कुल, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए $100 ट्रिलियन का वादा पूरा किया जाना चाहिए और इस किस्म की जो ग्रांट्स हैं वो तरक्याती मालियाती इमदाद ना हो और ना ही तरक्की पजीर ममालिक के पहले ही भारी कर्जों के बोझ में हो, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस से जी तरक्की पजीर ममालिक को क्या फ़ायदा होगा, इसके साथ हम इस पर भी बात करेंगे। जो कॉन्फ्रेंस के सदर हैं जाबिर अल सुल्तान, उनके बयान पे जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तेल और गैस की कंपनीज हैं उनको शरीक करके दलेरी का मुजाहरा किया गया है। फॉसिल फ्यूल पैदा करने वाली जो कंपनीज हैं इनसे डायलॉग करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो सेहतमंद माहौल के जो अहदाफ हैं उनको हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन है। तेल पैदा करने वाली जो कंपनीज हैं वही नुकसानदा गैसों के जो अखराज को कम कर सकती हैं और दुनिया मिलकर 2050 तक खालिस ज़ीरो कार्बन का हदफ भी हासिल कर सकती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रेहान ताहिर मौजूद है, इज एक्सपर्ट माहिर माहौलियात, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच रेहान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज को लेकर, और जिस हम COP28 कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं इसमें क्लाइमेट चेंज को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस पर फोकस भी किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से है, उन कंट्रीज़ में से है जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियस इशू कंसिडर नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया जी आपका। और यकीनन माहौलियात एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर हर शख्स कंसर्निंग भी है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक जिन्होंने फ्लड 2020 में सबसे ज़्यादा हमने इसकी कॉस्ट को जो है बियर किया। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो 33.3 मिलियन जो है वो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए। मैं समझता हूँ कि इस दिहाई में जो गुज़श्ता दिहाई भी गुजरी है उसमें सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो पाकिस्तान हुआ है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान समेत दुनिया भर को बड़ी तवक्कुआत है। आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो होती है जिसमें पाकिस्तान एक पार्टी की हैसियत से शिरकत कर रहा है, यकीनन इसमें पाकिस्तान अपना मुद्दा भी रख रहा है, पाकिस्तान बात भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फ्लड 2022 की बात करें तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान को जो इस वक्त लॉस एंड डैमेज के ऊपर अगर पाकिस्तान का जो तखमीना लागत है वो 40 जो है वो $बिलियन उसकी जो कॉस्ट है जिसको दुनिया ने अदा करना है, जिसके लिए हम दुनिया से सवाल कर रहे हैं कि भाई ये तो आपके सारे मामला थे, आप बेसिकली कार्बन प्रोड्यूसर हैं और आपकी इन्हीं जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान इसका शिकार हुआ। लेकिन अगर आपने अभी जो पहले फंड के ऊपर बात की है, ये फंड तो जस्ट लाइक अ पीनट है फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, अगर आप इस पूरे क्लाइमेट फंड की बात करें तो इस पूरे क्लाइमेट फंड को भी जमा कर लें तो पाकिस्तान सिर्फ 2022 के फ्लड का तखमीना पूरा नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यकीनन पाकिस्तान अपनी लॉबिंग तो कर रहा है, पाकिस्तान अपने मुद्दा को पेश कर रहा है, लेकिन वहां पर हमें सबसे ज्यादा उन ममालिक के ऊपर हमारी तवक्कुआत ज्यादा है जो कि कार्बन प्रोड्यूसर्स हैं। दुबई में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुबई दुनिया के 10 उन ममालिक में शामिल है जो कि सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल की बात की जाए तो इसमें गैस है, इसमें ऑयल है, इसमें कोयला है। अब ये ममालिक कैसे इसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे? हम अगर 2030 के अहदाफ की अभी आपने जो बात की 43% हमने इन कार्बन एमिशंस को कम करना है, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, अभी तक के जो सेंसेस, अभी तक की जो पार्टीज की कंट्रीब्यूशन है और जिनके प्लान ऑफ एक्शन है वो बता रहे हैं कि हम 2% से ज्यादा इसको कम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अलविया है जिसके ऊपर हम सबको। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, सॉरी टू कट यू। ये जो आपने प्लान की या रोड मैप की बात की है, पाकिस्तान एक जानिब ये तो हम बात करें जो हमारा नुकसान हो गया कि जी वो हमने पूरा करना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचने के लिए पाकिस्तान जिस तरह की इमदाद मांग रहा है, हमारे पास रोड मैप क्या है? क्या हम दुनिया के सामने कोई मैकेनिज्म रख रहे हैं, रोड मैप दे रहे हैं कि जी हम इस तरीके से खुद को कंडक्ट करेंगे कि हम इससे निकल पाएं? क्या ऐसा कुछ है दुनिया के सामने रखा है हमने?
अच्छा, ऑब्वियसली मैं इस पे दो चीज़ें पहले अर्ज कर दूं कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान 2023 जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसका एक रोड मैप बनाया, लेकिन हमने 2022 में शर्म एल शेख कॉन्फ्रेंस थी उस पर मुकम्मल, क्योंकि गवर्नमेंट मौजूद थी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ऑब्वियसली उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर पूरा लॉस एंड डैमेज का, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां पर गए, उन्होंने उसका पूरा रोड मैप का प्लान भी दिया और कहा कि पाकिस्तान को इन तमाम चीजों के साथ जो है नबर्द आजमा होना है। इस साल भी मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल गवर्नमेंट, क्योंकि इस वक्त इलेक्टेबल नहीं है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी अपने उन तमाम एक्सपर्ट्स और माहिरीन के साथ मिलकर 2023 का जो नेशनल अडेप्टेशन प्लान है उसको सामने रखा और उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अपना मुद्दा पेश कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये पाकिस्तान अपनी उस लॉबी को वब कामयाब कर पाएगा जब पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के साथ बैठ के अपने उन ग्लोबल क्लाइमेट फंड को अचीव करने के लिए पहले पाकिस्तान में लोकल ग्लोबल क्लाइमेट फंड की ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करेगा जो इन फंड्स को ट्रांसफॉर्म करने में, रेजिलिएंट के हवाले से जो अपने प्रोसेस है उनको करने में बेहतर किरदार अदा कर सकती है। तो उस ग्लोबल क्लाइमेट फंड को भी अंडरस्टैंड करना है और पाकिस्तान को उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में अपना किरदार अदा करना है। कुछ इसका हल निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। यकीनी तौर पे ये इतना अहम नुक्ता है रेहान ताहिर, इसमें जितनी बात की जाए कम है। आपने कुछ अहम एस्पेक्ट की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई। इंशाल्लाह मजीद किसी नशिस्त में इस पर बात करते रहेंगे। माहौलियात की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है, ये ज़मीन, ये प्लेनेट हम सबका है, सो अपना अपना हिस्सा जितना भी डाल सकते हैं वो डालिए इसकी हिफाजत के अंदर। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। आज हमने वैसे वीक के शुरू में ही ना कहा कि क्योंकि थोड़ा सा आगे पूरा वीक थोड़ा सा टेंस चलता है ना, काम शाम वर्कलोड ज़्यादा होता है और मंडे इटसेल्फ कुछ लोगों को मंडे ब्लूज भी आ रहे होते हैं, तो हमने कहा थोड़ा म्यूजिक का तड़का दे दें ताकि हल्के हो जाएं लोग और अच्छे से खुशगवार अंदाज से शुरू कर सकें। एक्सप्रेसो टैलेंट में हम नए फनकारों से अक्सर आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज भी हमारे साथ एक आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, एहसन मलिक इनका नाम है और सोशल मीडिया पे बड़े इनके चर्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और इनका जो सफ़र है वो ये खुद बड़ा प्राउडली बता रही थी जी कि एक डिलीवरी बॉय से मैंने अपने काम का आगाज़ किया, फूड डिलीवरी करते थे ये और साथ गायक तो थे ही और आहिस्ता आहिस्ता अब इनका जो करियर है वो सिंगिंग की तरफ तकरीबन मुड़ रहा है। तो हमने कहा कि हम एहसन की आवाज़ को सपोर्ट करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, फिर आगे फैसला आपका है कि आप एहसन को कैसा समझते हैं और कैसा पाते हैं। सो एहसन इस विद अस। बिल्कुल एहसन, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एहसन, आपका जर्नी बड़ा अच्छा और इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। आप बताएं ये सफ़र जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ? ये बेसिकली ये जर्नी मैट्रिक मैंने किया, मैट्रिक के बाद जॉब स्टार्ट की फूड पांडा पे डिलीवरी बॉय, एज ए डिलीवरी बॉय। तो वहाँ पे एक टाइम पे मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो वहाँ पर एक एंकर रुक कर रहा था। अच्छा। उसने मुझे कहा कि आपका हेलमेट कहाँ पर है? मैंने कहा कि मैंने हैंग किया हुआ साथ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एंकर पुलिस वाला बना हुआ था जो अक्सर आजकल बनते हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि यार ये जो है ना गर्मी बहुत है, इस वजह से मैंने उसको साइड पे रखा हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ना साइड पे लेके कहते ये आप गलत कर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा कि मैं सिंगर हूँ, छोटा मोटा सिंगर। तो उन्होंने कहा कि आप मसलन क्या गाते हैं? मैंने जब उनकी अपनी आवाज़ सुनाई तो वो एक छोटा सा क्लिप माशाल्लाह वायरल इस तरह का हुआ कि वो मिलियंस में व्यूज उसके। अच्छा, क्या बात है। ऐसा क्या गाया आपने? वही सुनाए जरा जो गाया था उनको, फिर हम चला नहीं करेंगे आपका। जी मैं एक लाइन सुनाना रहा हूं आपको। ओके। दाल दिलां दे दर्दिया देख ले वे, दुने दुखां ना यारियां लोण लगे, ए जो लोभ लाए लज़त वस वाले, ओही हिजर दे लंब मगोण लगे। क्या बात। हो जेड़े चढ़दे सी चन्न चबारियां ते चोटी चाड़ के पौड़ियां टोण लगे। क्या कहने? ओना जज्बियां नू दे के लफ्ज़ बंदी उस तिंदर से ताज भी गौण लगे। दिलां दी बाजी जित के कबूली असी हारो तेरियां तां गल्लां ही ने, हजारां विचों पुगया नहीं वादा एक वार, ओ तेरियां तां गल्लां ही ने।
दिलां दी बाजी जित के कबूली असी हारो तेरियां तां गल्लां ही ने तेरे बारे सानू पता लग्या जहान तो किते एहसान तो चंगा हुंदा दस देंदा आपे ही जुबान तो विसरे ईमान तो ना सोचे असी ना लोचे असी ऐदां दे भी आउणगे हालात वे बहारां कोलों प्यारां कोलों खावांगे ऐदां वी कदी मौत वे पता है सानू करदा है ओदां ही खुआर ओ तेरियां तां गल्लां ने। यार क्या बात है, इतनी मुश्किल पंजाबी आपने याद की हुई है, इसके लिए भी क्लैप। थैंक यू। इतने अच्छे लिरिक्स। ये सतिंदर सरताज का गाना? जी जी उनका ही गाना। बहुत खूबसूरत आप गा रहे हैं और एक सुर आगे पीछे नहीं हो रहा माशाल्लाह, इतना नेचुरली ट्यून गला है आपका। आगे क्या ख्वाहिश क्या थी, क्या सिंगर बनने की ख्वाहिश थी और वो एक ब्रेक थ्रू आपको इस तरफ लेके आया, या ख्वाहिश नहीं थी वैसे ही हो गया? नहीं, बचपन से ही शौक है। अच्छा। आर्टिस्ट बनने का, सिंगर बनने का। ठीक है। तो अब ये प्लान है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम करना है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है तो अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो इंशाल्लाह ताला आप करते हैं। फैमिली में कोई गाता है या आप ही हैं? नहीं, फैमिली में कोई नहीं गाता, मैं ही गाता हूँ। और फैमिली सपोर्ट करती है? जी, फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। वो कहते हैं आप में टैलेंट है तो आप बाकी एक्टिविटी छोड़ के आप इस पे ज्यादा वर्क करें। हर जो शख्स टैलेंटेड है ना, वो हम उस फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो हमारा फैमिली मेंबर है, हम आपके साथ हैं। हमें पता लगा सजाद अली को बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, जबरदस्त। तो सजाद अली साहब तो हम सबके बड़े फेवरेट हैं, कुछ भी आप सुनाना चाहें उनका? सुना देता हूँ। कटना नहीं, लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा कटना नहीं, लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा सुन के सदावां बूहे उत्ते आवां नहीं कोई नहीं कटना नहीं, लंघना बहुत अच्छे। यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, जिवें मुड़ आवेंगा तू एहो मैनू लगदा, किन्नी वारियां कुंडियां हलावां नहीं कोई नहीं कटना नहीं, लंघना यादां तेरियां दे नाल दिन में। क्या बात है, आप कैसे कह रहे हैं आपकी फैमिली में नहीं है ये? इतने खतरनाक जगह तो बहुत ही पक्का सिंगर कहता है। और सजाद अली भाई को पता नहीं क्या मसला है, इतने मुश्किल गाने कैसे बनाते हैं, कैसे गाते हैं, क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू सजाद अली फॉर अ रीजन। ओह माय गॉड, क्या बात है, बहुत मजा आया। एहसन बहुत अच्छा गा रहे हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू। और इतना आसानी से इतने मुश्किल गाने गा रहे हैं, इट्स नेवर इजी। ख्वाब क्या है अब आपका, क्या सोचते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं? जी, मेरा फर्स्ट एम ये है कि मैं पाक आर्मी के लिए गाना चाहता हूँ, उनके लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ। मिली नगमा मिली तराना। मुझे एक मौका मिलना चाहिए अपनी पाक आर्मी के लिए और मैं मेरा बहुत शौक है। और सेकंड थिंग ये है कि कोक स्टूडियो मेरा एक एम है, मेरी ख्वाहिश है कि कोक स्टूडियो में मैं गाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपकी ख्वाहिश में आपकी पूरी करे। बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। And we'd ask ISPR to contact you. I mean the kind of voice you have, आप डिजर्व करते हैं कि आप पाक आर्मी के लिए गाएं। और टाइम हमारा बिल्कुल उनको एंड में हम जाते जाते कुछ सुन लेते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है तो हमने उधर से हम ब्रेक पे चलते हैं और आखिर में कुछ और हल्का सा सुना दें, एक दो बोल दो कुछ भी। ठीक है। राहत का गाना वो
एनीथिंग। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। वाह। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए।